सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। In association with JK Tyre, Total Control। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आतंकवादियों के नए स्लीपर सेल को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस स्लीपर सेल में ज्यादातर डॉक्टर्स हैं और इनके तार पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के एक मौलाना से जुड़े हुए हैं और उसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। अब जरा सोचिए कि मेडिकल साइंस में MBBS की डिग्री लिए हुए इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का कैसे अनपढ़ मौलाना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ये डॉक्टर इतना पढ़ने लिखने के बावजूद धर्म के नाम पर आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विचारधारा का जहर है। आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले में डॉक्टरों और मौलानाओं की ये एक पार्टनरशिप है और आज इसी पार्टनरशिप को हम आपके लिए डिकोड करेंगे कि जब मौलाना मिलते हैं और उनके साथ ये पढ़े लिखे डॉक्टर मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि ये सारे डॉक्टर्स कैसे बदले की आग में जल रहे थे। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना था, इन्हें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का बदला लेना था, इन्हें कश्मीर में धारा 370 के हटने का बदला लेना था और इसीलिए ये 6 दिसंबर को 6 स्थानों पर धमाका करके अपने बदले को पूरा करना चाहते थे। आज हम आपको बदले की यही आग दिखाएंगे जो पाकिस्तान से शुरू हुई और कश्मीर, सहारनपुर और लखनऊ होते होते फरीदाबाद तक पहुंच गई। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जनरल असीम मुनीर अब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान ने अपने संविधान में नया संशोधन करके अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इतनी शक्तियां दे दी हैं, उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रोक सकते हैं और ना ही पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। सबसे चिंता की बात यह है कि अब पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर हथियार असीम मुनीर की मुट्ठी में आ जाएंगे, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर्स के स्लीपर सेल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसे डिकोड करते हैं। 10 नवंबर को लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसे लगभग 74 घंटे हो चुके हैं। बम धमाके से शुरू हुई कहानी अब एक आतंकी हमले में बदल चुकी है और अगर आप आतंक के इस पूरे मॉड्यूल को एक शब्द में समझना चाहते हैं तो वो शब्द है बदला। आज हम इसी बदले को आपके लिए डिकोड करेंगे। आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क से अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना चाहते थे। यानी ये बदले की आग में जल रहे थे और इसीलिए 6 दिसंबर को 6 जगहों पर ये सीरियल धमाका करना चाहते थे। 6 दिसंबर क्यों? शायद आप भूल गए होंगे। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1992 में 6 दिसंबर को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और ये उसका बदला लेना चाहते थे। और सीरियल धमाका करने के इस प्लान की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी पर थी, जो लाल किले पर हुए धमाके में मारा जा चुका है। ये सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का बदला लेना चाहते थे और यह पूरा ऑपरेशन डॉक्टर शाहीन सईद संभाल रही थी, जो कि एक लेडी डॉक्टर है जो भारत में जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रही थी। अब आपको इस बदले के खेल का पूरा नक्शा दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे डॉक्टरों का ये पूरा गैंग, ये स्लीपर सेल पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था, कैसे पाकिस्तान के एक मौलाना के इशारे पर काम कर रहा था और ये मौलाना है मौलाना मसूद अजहर। इस टेरर नेटवर्क के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का चीफ
मौलाना मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर। और सादिया अजहर का पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में मारा गया था, इसलिए सादिया अजहर खुद भी बदले की आग में जल रही है। दूसरा हिस्सा भारत में डॉक्टरों का वो नेटवर्क जो जैश-ए मोहम्मद की बदला लेने वाली इस प्लानिंग को पूरा कर रहा था। यानी ये जो डॉक्टर्स का स्लीपर सेल है, इसका रिमोट कंट्रोल था पाकिस्तान में। इसका सबसे पहले खुलासा हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगे जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स से, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल शकील 27 अक्टूबर को लगा रहा था। यानी सोचिए, एक डॉक्टर, भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ डॉक्टर, भारत में पैदा हुआ डॉक्टर, वो जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है कश्मीर में। और डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, वही पुलवामा जहां कुछ साल पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला हुआ था। और ये डॉक्टर जैश-ए मोहम्मद का ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे दीवारों पर चिपका रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो सीसीटीवी वीडियोस देखे और उन वीडियोस की मदद से डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। और मुजम्मिल ने ही इस स्लीपर सेल का पूरा खुलासा किया, जिससे पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर तक पहुंची। और डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता है और उसकी मदद से ही जांच एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन सईद को भी अरेस्ट किया। इस टेरर मॉड्यूल में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे क्या काम करना है, ये डॉक्टर शाहीन तय किया करती थी। यानी इनकी जो चीफ थी वो ये लेडी डॉक्टर थी। और उसकी गिरफ्तारी होते ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे आतंकवादी, यानी ये सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो गए। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो लाल किले के धमाके में मारा गया, वो भी डॉक्टर शाहीन के इस टेरर नेटवर्क में शामिल था। इसके बाद डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर निसार उल हसन और खुद डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और डॉक्टर फारूक अहमद डार को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने की वजह से पकड़े गए हैं। तो ये नेटवर्क देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है। अब तक इस नेटवर्क में 2 इमाम भी पकड़े जा चुके हैं। पहला है मौलाना इश्तियाक, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही एक मस्जिद में इमाम है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरा है मौलाना इरफान अहमद, जिसे जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया है। इस स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं। सोचिए, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे और वो है अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इन 6 में से एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है, जो उस गाड़ी में मौजूद था जिसमें बारूद फटा था लाल किले पर। और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। यह भारत में अब तक का डॉक्टर्स और मौलवियों का सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स और मौलाना हैं जो मिलकर पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश के स्कूलों में, हमारे देश के कॉलेजों में पढ़े, MBBS की डिग्री लिए हुए, हमारे देश के अस्पतालों में काम करने वाले, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टर जैश-ए मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं। आज मैं जैश-ए मोहम्मद का ये पोस्टर अपने साथ हाथ में लेकर आया हूं। ये वो पोस्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने
श्रीनगर की दीवारों पर चिपकाया था। आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं अपने हाथ में भी लेकर आया हूं। इस पोस्टर में उर्दू में कुछ लिखा है, हिंदी में आपको इसका अर्थ समझाते हैं। इस पोस्टर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने कश्मीर के आम लोगों को धमकी दी है कि वो भारत के लोगों के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लें, उन्हें अपनी दुकानों और होटल्स में जगह न दें, किसी भी भारत के व्यक्ति को अपने होटल, अपनी दुकान या अपने बिजनेस की जगह पर आने न दें, भारत के लोगों का साथ छोड़ दें और ना ही भारत के लोगों की कोई मदद करें। कश्मीर के लोगों को खुलेआम इस पोस्टर में धमकी दी गई है कि वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर उन्होंने भारत के लोगों की मदद की तो, और उन्हें शरीयत के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। आप जानते हैं ज्यादातर मुस्लिम देशों का शासन शरीयत के आधार पर ही चलता है और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत के लोगों से दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस जुर्म के लिए उन्हें माफी भी नहीं दी जाएगी। ये धमकी है इस पोस्टर में, और इस पोस्टर को भारत का ही एक डॉक्टर जो पुलवामा का रहने वाला है दीवारों पर चिपका रहा था। आज हम आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे और यकीन मानिए यह फॉर्मूला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं, हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई बड़ा बैंकर बनाते हैं, सीए बनाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा से ही किसी भी इंसान को सही और गलत का फर्क समझने की ताकत मिलती है, और विज्ञान पर तो यह बात और भी ज्यादा लागू होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने विज्ञान को पढ़ लिया वो अंधविश्वास पर आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन जब एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक 5वीं क्लास पास मौलवी की बातों में आ जाता है, एक अनपढ़ मौलवी उसे ब्रेन वॉश कर देता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, अगर वो अनपढ़ मौलानाओं की बातों में आकर आतंक के रास्ते पर विश्वास करने लगें, तो इसे आप क्या कहेंगे? और इसीलिए आतंक का यह नया फॉर्मूला डॉक्टर और मौलवी का एक खतरनाक मिश्रण है, जिसमें डॉक्टर अपनी विज्ञान की पढ़ाई और अपनी टेक्नोलॉजी की समझ को इस्तेमाल करता है और एक अनपढ़ मौलवी इस डॉक्टर के दिमाग में धार्मिक कट्टरवाद पैदा करके उसे ब्रेन वॉश करता है। लाल किले की आतंक की घटना के बाद डॉक्टरों का जो स्लीपर सेल एक्सपोज हो रहा है, उसमें ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना के लिए काम कर रहे हैं, और उस मौलाना का नाम है मौलाना मसूद अजहर, जिसने इन पढ़े लिखे एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके इन्हें एक डॉक्टर से जिहादी बना दिया। आज बड़ा सवाल यह है कि एक अनपढ़ मौलाना इतने पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है? इनकी पढ़ाई लिखाई कहां गई? इन्होंने विज्ञान पढ़ा, वो विज्ञान के सारे लॉजिक्स कहां गए? लेकिन अब पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी बन रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2008 में मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का एक 21 साल का गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार लड़का अपने हाथ में बंदूक लेकर मुंबई की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। आपको याद होगा, इस आतंकवादी का नाम था अजमल कसाब, और अजमल कसाब का ब्रेन वॉश करना शायद कहीं ज्यादा आसान रहा होगा। वो अशिक्षित था, गरीब था, उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसे बहकाना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला करने वाले मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसने दुनिया देखी थी। अल-कायदा का ही एक और लीडर अयमान अल जवाहिरी एक डॉक्टर था, और आईएसआईएस का पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग रास्ता भटककर कट्टर मौलवियों के कहने पर, धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि कैसे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक मौलवी के कहने में आ जाते हैं। भारत में इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की 2 वजहें हैं। पहली वजह है धर्म। उन्हें बताया जाता है कि भारत में इस्लाम खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में है, और ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसे बचाएं।
और दूसरी वजह है बदला। भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही पले बढ़े, भारत के कॉलेजों से डिग्री लिए हुए और भारत में ही काम करने वाले इस तरह के लोग बदले की आग में जल रहे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों भी हो सकती है। हम आज नहीं जानते इनमें से कितने लोग कौन से कॉलेज में बैठे हैं, कौन से दफ्तर में बैठे हैं, कौन से अस्पताल में बैठे हैं, कहां पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, इन्हें राम मंदिर का बदला लेना है, इन्हें बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, इन्हें कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना है और इन्हें हर उस युद्ध का बदला लेना है जिसमें पाकिस्तान भारत से हारा है। यानी ये रहते भारत में है, नागरिकता भारत की है, लेकिन इन्हें दुख है पाकिस्तान का और इसलिए अपने ही देश से बदला लेना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों को मारना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को खुश कर सके। अब भारत के लिए चुनौती यह है, हम सब के लिए चुनौती यह है कि बदले की इस आग में जल रहे इस तरह के लोगों की संख्या लाखों में हो सकती है, शायद करोड़ों में भी हो सकती है। ये सारे लोग हमारे बीच में रह रहे हैं और हम ही से नफरत करते हैं। कैसे इन्हें पहचानेंगे? भारत सरकार ने कश्मीर के युवाओं के लिए शिक्षा और विकास का एक नया रास्ता खोला, यह सोचकर कि शिक्षा इन्हें सक्षम बनाएगी, सही और गलत का फैसला लेने में मदद करेगी। जब कश्मीर में विकास होगा तो इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, इनके परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी, इनके जीवन में खुशहाली आएगी, ये खुश रहेंगे, ये भारत से प्यार करेंगे। जब ये पढ़े लिखे लोग होंगे, जब इन्हें पढ़ाई लिखाई की जाएगी तो किसी मौलाना के लिए इन्हें ब्रेन वॉश करना मुश्किल होगा। लेकिन अब भी कश्मीर से इस तरह के लोग निकल रहे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, जिन्होंने इस शिक्षा और विकास का दुरुपयोग भारत के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया है। और आज इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मुसलमान भी होंगे और उन्हें भी आज एक असहजता महसूस हो रही होगी इन कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि इन्होंने सबको बदनाम कर दिया। हमारे देश में ऐसे लाखों मुसलमान डॉक्टर्स होंगे, लाखों इंजीनियर्स होंगे, लाखों मुसलमान वैज्ञानिक होंगे जो देशभक्त हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो आज भी सच्चे भारतीय हैं। लेकिन आज वो देशभक्त मुसलमान भी इन गद्दार डॉक्टरों की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं और यही कारण है कि कई मुस्लिम संस्थाएं अब सार्वजनिक रूप से लाल किले के आतंकी हमले की खुलकर आलोचना कर रही हैं। इस हमले के बाद पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर नजीब जंग, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और भारत के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते वो देश पर हुए इस हमले की कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को किसी खास धर्म या कश्मीरी मुसलमानों से जोड़ना ठीक नहीं होगा। भारत का दुर्भाग्य यह है कि ऐसे मुद्दों पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, यह राजनीति होती है धर्म निरपेक्षता के नाम पर, यह राजनीति होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लोगों को न जाने कितनी आज़ादी चाहिए और हमारे देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी सोचते हैं कि इन आतंकवादियों का बचाव करके वो देश के 20 करोड़ मुसलमानों का वोट ले लेंगे। जब वो इनका बचाव करते हैं तो देश के 20 करोड़ मुसलमान शायद इससे खुश होते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरी जांच होने दीजिए। अब मैं सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हो। किसी भी जिम्मेदार सरकार को एक एंगेजमेंट तुरंत शुरू करनी चाहिए देश के साथ। 48 घंटे में वो एंगेजमेंट नहीं हुई। अभी हमारे साथी ने सवाल पूछा, संजय जी ने, कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन का एजेंडा कभी सीधा नहीं हो सकता, का एजेंडा कभी देश के हित में नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है।
जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। 2-3 दिन के पहले फरीदाबाद में RDX ये हुआ ना, मिला ना, उसके बाद ये इन्होंने चेतना लेनी चाहिए थी, अपनी सारी ठीक ढंग से उसके ऊपर काम करना चाहिए था। ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि ठीक ढंग से देखते नहीं और कोई नहीं मिला तो मुसलमानों को पकड़ो, ऐसा मत करो। तो देखिए कितनी राजनीति हो रही है, सबकी अपनी अपनी एक राय है। बात सही है कि हम देश के सभी एक धर्म के जो लोग हैं या जो कश्मीर में रहने वाले हैं सबको दोष नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सही है, सबको दोष देना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनौती ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं इन्हें भी हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही मान रहे थे अभी तक। इन्हें भी इस देश ने बहुत मौके दिए हैं, इन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया गया, एक इतना बड़ा मौका दिया ताकि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इन्हें इस देश में नौकरी करने के अवसर दिए गए। ये मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और जो भी इनके पेशेंट्स हैं, जो भी इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो इन्हें सच्चा भारतीय ही समझते आ रहे थे। हम सब ने इनके ऊपर विश्वास ही तो किया था। आज एक कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर फरीदाबाद में रहकर काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहा है और कहीं काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज उसे मौका देना चाहता है, हमारा समाज उस पर यकीन करता है। लेकिन ये जो बेवफाई होती है, जो ये गद्दारी होती है, इसकी वजह से फिर लोग आगे चलकर इन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसका एक रास्ता तो यह है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और खुलकर होना चाहिए। हर नेता को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, इनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हमें एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता है, और यह अभियान होगा दिमाग को कट्टर पंथ के प्रदूषण से स्वच्छ करने का अभियान। हम स्कूलों में बच्चों को आज विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, गणित के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं देते। उन्हें स्कूल में देशभक्ति के बारे में नहीं बताते, और इसीलिए सारे बच्चे आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो जानते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले तो जानते हैं, तमाम केमिकल्स के बारे में समझते हैं, लेकिन देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, सच्चा धर्म क्या होता है, समाज के लिए क्या सही है, देशभक्ति क्या होती है, एक सच्चा नागरिक बनना क्या होता है, इसकी शिक्षा आज भी हमारे देश में स्कूलों में नहीं दी जा रही है। और अब हमें वही करना होगा। हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वही हैं जो सिर्फ अपना काम जानते हैं। क्या ये सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बैंकर्स, वकील जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ये अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं। हमारे देश में अच्छे अच्छे आईटी के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सच्चे देशभक्त हैं? क्या उन्हें अपने समाज के बारे में कोई चिंता है? क्या वो भारत के सच्चे नागरिक बन पाए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं? क्या उन्हें इसके बारे में बताया गया है? ये एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में आज बैठे होते तो हम अब तक इनके ठिकानों को नष्ट कर चुके होते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी चुनौती ये है कि ये हमारे अपने ही देश में बैठे हैं, हमारे अपने देश के अस्पतालों में बैठे हैं, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में बैठे हैं,
हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द कर सकते हैं आज, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर बम नहीं बरसा सकते। जिन कॉलेजों में पढ़कर ये लोग आ रहे हैं, हम उन पर मिसाइल्स नहीं दाग सकते। जिन गांवों से ये निकल कर आ रहे हैं, उन गांवों को हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे हमारे ही लोग हैं। इसलिए इस स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता है, जहां हम इन्हें इतना काबिल बनाएं, इनके दिमाग में शुरू से ही एक सच्चे भारतीय होने की बात डालें, ताकि आगे चलकर कोई मौलाना इनका ब्रेन वॉश ना कर पाए। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को एक अनपढ़ मौलाना ब्रेन वॉश कर दे। इसलिए आज ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम देश के लिए लेकर आए हैं, आप सबके सामने लेकर आए हैं। अगर इतने सारे लोग गुस्से में भारत के लिए नफरत की आग में जलते हुए हमारे ही देश में घूम रहे होंगे, हमारे ही देश के सड़कों पर घूम रहे होंगे, तो फिर हमारे देश के लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से लाल किले पर इस गाड़ी में यह विस्फोट हुआ, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप एक रेड लाइट पर रुके या नहीं भी रुके, गाड़ी से सीधे जा रहे हैं और आपकी बगल वाली गाड़ी में ऐसा विस्फोट हो जाए और आसपास के सैकड़ों लोग मारे जाएं, तो क्या होगा? क्या आप कभी सुरक्षित महसूस करेंगे? और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? कौन व्यक्ति नफरत की आग में जल रहा है? कौन व्यक्ति बदले की आग में जल रहा है? कौन लोग हमसे मन ही मन अंदर ही अंदर बदला लेना चाहते हैं लेकिन चुप बैठे हैं? यह कैसे पता चलेगा? कोई सिक्योरिटी एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती, किसी भी प्रकार का सर्विलांस इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। आपको खुद भी कभी पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास में ही कितने ऐसे लोग होंगे जो अंदर ही अंदर भारत से नफरत करते हैं, जो अंदर ही अंदर, जब क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान भारत से जीतता है तो वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। जब भारत की हार होती है और पाकिस्तान की कहीं जीत होती है तो उनके घर दिवाली मनती है। ये वो लोग हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? लाल किले की आतंक की घटना के आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी अब सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई है और इस डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है, जिसका मतलब है कि इन तारीखों के दौरान आतंकवादी हमला करने की कोई प्लानिंग चल रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इन डायरीज में 25 लोगों के नाम हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन डायरीज में मिली जानकारी से यह स्पष्ट है कि पूरी प्लानिंग करके धमाका करने की साजिश हो रही थी। ये डायरीज फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से मिली है। फरीदाबाद के धौज इलाके में डॉक्टर मुजम्मिल के जिस ठिकाने से यह विस्फोटक मिला था, वहां भी एक डायरी मिली है और यह ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तो यह यूनिवर्सिटी देखिए, यह कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजनाएं चल रही हैं, जहां के कमरों में ये योजनाएं बन रही हैं, जहां के कमरों से डायरीज मिल रही हैं और इन डायरीज में कई कोड वर्ड्स भी मिले हैं जिसे जांच एजेंसियां इस समय डिकोड कर रही हैं और हो सकता है कि इन कोड वर्ड से आतंकवादियों के हमले की प्लानिंग के बारे में और कोई नई जानकारी मिले। यह भी जांच की जा रही है कि क्या धमाके के लिए अलग अलग गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। ऐसा बताया गया है कि एक सफेद i20 कार और लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के अलावा 2 और गाड़ियों को भी मॉडिफाई करने की तैयारी थी, यानी उन गाड़ियों में विस्फोटक रखकर उन्हें एक चलते फिरते बॉम्ब में बदल दिया जा सकता था। जांच एजेंसियों ने यह बताया है कि 8 आतंकवादी 4 अलग अलग शहरों में एक साथ धमाका करने की तैयारी में थे। हमला करने के लिए 2-2 आतंकवादियों के 4 ग्रुप बनाने की प्लानिंग थी। 2-2 आतंकवादियों के 4 ग्रुप, और हर ग्रुप के पास एक नहीं बल्कि कई बॉम्ब होते ताकि वो एक साथ कई धमाके कर सके। जांच में यह भी पता चला है कि ये हमले बहुत जल्द ही हो सकते थे। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वजह से ये आतंकवादी हमले फेल हो गए। एक बात आप याद रखिएगा कि इस बार भी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इनसे आगे निकली और हमने एक बहुत बड़े नुकसान को होने से बचा लिया। हमने एक बहुत बड़े हमले को बचा लिया। इन डॉक्टर्स ने आतंकवादी हमलों पर खर्च करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा भी किए थे
और ये पैसा डॉक्टर उमर के पास था। इसका मतलब है कि उमर ही इन हमलों की फंडिंग को संभाल रहा था। आतंकवादी डॉक्टर्स ने फर्टिलाइजर से बम बनाने का एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन के गैंग ने करीब 3 लाख रुपए में 2000 किलोग्राम NPK केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा था और इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो किसी भी विस्फोटक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। NPK फर्टिलाइजर्स आसानी से बाजार में उपलब्ध है जिससे कोई भी खरीद सकता है और इससे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से भी आप बच सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये तो डॉक्टर्स हैं, ये कोई किसान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करते और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ये फर्टिलाइजर इन्होंने क्यों खरीदा, क्यों इसे एक मकान में जमा करके रखा। डॉक्टरों ने अपनी प्लानिंग को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी की थी। डॉक्टर उमर ने एक ऐप होता है सिग्नल, ये टेलीग्राम की तरह ही एक ऐप है जिसे सिग्नल कहते हैं, विदेशी ऐप है, और उसने इस सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था। सिग्नल ऐप को बहुत सुरक्षित माना जाता है और सिग्नल पर भेजे गए किसी भी मैसेज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है और वो अपने आप डिलीट भी हो जाते हैं, यानी कोई सबूत भी बाद में नहीं बचता। तो सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो इसमें वो अपने आप मैसेजेस डिलीट होते चले जाते हैं कुछ समय के बाद, और इसी सिग्नल ऐप का ये इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे देश में अक्सर भारत से बदला लेने वाले या देश पर हमला करने वाले लोगों को भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जैश ए मोहम्मद में शामिल होने के लिए किसी ने बहकाया नहीं था, इसे किसी ने भटकाया नहीं था। डॉक्टर उमर खुद ही आज से 7 साल पहले वर्ष 2018 में जैश ए मोहम्मद के कई ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ चुका था। 2018 से लेकर 2023 तक वो इन ऑनलाइन ग्रुप्स में जो भी कट्टरपंथी बातें शेयर की जाती थी उन्हें फॉलो करता रहा और इसकी चर्चा वो किसी से नहीं करता था। 2023 में डॉक्टर उमर ने जैश ए मोहम्मद में शामिल होकर आतंकी हमले करने का फैसला किया और खुद आतंकवादी बन गया। ये जो लोग हैं ये साइलेंट टेररिस्ट हैं, साइलेंट आतंकवादी हैं। ये अंदर से आतंकवादी हैं लेकिन बाहर से किसी को पता नहीं चलने देते। बाहर से ये एक शरीफ डॉक्टर दिखते हैं। और इसके बाद डॉक्टर उमर ने एक और ऐप है टेलीग्राम नाम से, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। डॉक्टर उमर ने इस टेलीग्राम ऐप पर 15 ग्रुप्स बनाए और कुछ खास लोगों को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया और इस समय जांच एजेंसियां ऐसे ही लोगों की तलाश कर रही हैं जो इन ग्रुप्स में भी शामिल थे। कल फरीदाबाद के खंडावली गांव से डॉक्टर उमर की एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी मिली थी जिसे डॉक्टर उमर के ही एक रिश्तेदार ने वहां जाकर पार्क कर दिया था और हो सकता है कि डॉक्टर उमर का यह रिश्तेदार भी उसके टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहा हो। 10 नवंबर को लाल किले के धमाके से पहले डॉक्टर उमर अपनी कार को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में घूम रहा था। एक नई तस्वीर आई है जिसमें दोपहर 2:05 पर डॉक्टर उमर दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखाई दिया। लाल किले पर जिस कार में धमाका हुआ उसमें डॉक्टर उमर ही मौजूद था और अब वो मारा जा चुका है, ये बात उसके डीएनए टेस्ट से साबित हो चुकी है। लाल किले पर आतंकी घटना के बाद एक भाई बहन की जोड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है जिसमें पहला नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद और दूसरा नाम है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी का। ये दोनों भाई बहन हैं। आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की एक टीम ने पहुंचकर पूछताछ की और अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल सक्रिय हो सकता है। इसकी वजह आपको बताते हैं। डॉक्टर परवेज वर्ष 2021 से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और दिल्ली के धमाके से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को इस डॉक्टर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और वो वहां से फरार हो गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी की एटीएस ने डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया। लाल किले पर धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन और उसका भाई डॉक्टर परवेज लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और अपनी बहन के कहने पर ही डॉक्टर परवेज इस स्लीपर सेल में शामिल हुआ था।
आज फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर शाहीन की एक ब्रेजा कार भी मिली है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। HR87 इसका नंबर है। पुलिस को इसकी भी तलाश थी और आज जांच एजेंसियों ने इस कार की जांच की और ये कार भी हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है। आज कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी के एक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सोचिए, एक और डॉक्टर पकड़ा गया। इसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर और डॉक्टर आरिफ मीर अल फला यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन के साथ ऑनलाइन बातचीत किया करता था। ऑनलाइन चैटिंग इन दोनों के बीच में होती थी और कानपुर के इस इंस्टीट्यूट में किसी को भी डॉक्टर आरिफ के इस आतंकवादी कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वर्ष जो है DM कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट DM कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है। तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इस आतंकी घटना पर एक और बड़ा अपडेट ये है और वो अपडेट आया है दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर तुर्की से। तुर्की ने कहा है कि लाल किला धमाके के आतंकवादियों से उनका कोई लेना देना नहीं है और ऐसी झूठी रिपोर्ट्स का मकसद भारत और तुर्की के संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि लाल किले के धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर मोहम्मद तुर्की के एक हैंडलर के संपर्क में था और इस धमाके से पहले डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील दोनों तुर्की गए थे। तुर्की ने अब इसका खंडन किया है। लाल किला धमाके पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह एक आतंकवादी हमला था और भारत इस हमले की जांच बेहतर तरीके से कर रहा है। भारत में इसकी जांच जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. अब आपको बताते हैं फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे होते तो अब तक कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब इसे इनके ठिकाने को नष्ट कर चुका होता। लेकिन जब ये आतंकवादी हमारे ही देश की किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी कॉलेज में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी अस्पताल में बैठे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में हैं, हमारे ही दिया हुआ खा रहे हैं, हमारे ही दिए हुए ग्रांट से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और ऐसी ही एक जगह है फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी, जिसमें ये आतंकवादी पल रहे थे, जहां बैठकर ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने अल फला यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इसके सदस्य हैं और इस संगठन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबरें आई हैं उसके बाद इसे सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। अब तक इस यूनिवर्सिटी से 5 आतंकवादी डॉक्टर पकड़े गए हैं, जबकि 1 आतंकवादी डॉक्टर की बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 6 आतंकवादी डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। फरीदाबाद दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये बैठकर वहां पर ये सब कर रहे थे। आज हरियाणा पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी इस यूनिवर्सिटी में पहुंची और वहां पर उन्होंने जांच की। इसके अलावा अल फला यूनिवर्सिटी को लेकर एक और खबर यह है कि अब ईडी इस यूनिवर्सिटी के सभी वित्तीय खातों की जांच कर सकती है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने जितना भी लेन देन किया है, इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि क्या इस यूनिवर्सिटी को कहीं से कोई आतंकवादी फंडिंग मिल रही है, इसको सारा पैसा कहां से आ रहा है। ईडी दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टरों के सभी ट्रांजैक्शंस की भी जांच करेगी। नेशनल असेसमेंट
एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने इस यूनिवर्सिटी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों की NAAC से मान्यता बहुत पहले खत्म हो चुकी है और अब तक मान्यता के लिए दोबारा आवेदन भी नहीं किया गया है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसकी दोनों संस्थाओं को NAAC से A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। ये जो संस्था है NAAC, ये देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को उनकी शिक्षा, रिसर्च, सुविधाओं और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रेटिंग देता है। और नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्या UGC से इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में आज दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीमों ने भी जांच की है और इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। यहां का एक प्रोफेसर डॉक्टर निसार उल हसन लाल किला कार ब्लास्ट के बाद से फरार है, गायब है। डॉक्टर निसार पहले श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। वर्ष 2023 में आतंकवादियों से संबंध होने के आरोप की वजह से उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया, लेकिन इस आरोप के बावजूद वर्ष 2024 में डॉक्टर निसार को इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। यहां पर एक और बड़ी बात यह आती है कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज में किसी को नौकरी पर रखा जाता है, जब हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किसी को एडमिशन दिया जाता है, तब उन लोगों की ठीक से जांच नहीं की जाती। और इस पूरे मामले में जो एक बड़ा लूपहोल निकल कर सामने आया है वो ये है कि इन लोगों की ठीक से जांच नहीं हुई, इनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, ठीक से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी जड़ें कहां पर हैं। और इसी वजह से इस प्रकार के न जाने कितने सारे लोग पूरे देश में फैले हुए होंगे, हमारे देश की कितनी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे होंगे, कितने अस्पतालों में काम कर रहे होंगे, कितने कॉलेजों में पढ़ा रहे होंगे, कितनी प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियर के पद पर बैठे होंगे, न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उनका ठीक से बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अब आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके ट्रस्ट के बारे में भी कुछ नई जानकारी देते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बनाया गया है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जावेद अहमद सिद्दीकी और जावेद सिद्दीकी 10 से ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर, प्रमोटर या पार्टनर रहे हैं। इसमें से कुछ कंपनियां बंद हो चुकी हैं, हालांकि इस समय करीब 10 कंपनियां सक्रिय हैं और ये कंपनियां शिक्षा, IT, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट जैसे कई सेक्टर्स में काम करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कंपनियों का पता ओखला के एक ही ऑफिस का है, इसलिए आज दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने ओखला के इस ऑफिस में जाकर जांच की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं और वो जांच में पूरी मदद कर रही है। यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस के लोग आए थे, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे। यहाँ से कोई भी रूम नंबर 13 से रिलेटेड हमारे से उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। हमारे से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको हमने प्रोवाइड करा दिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उसका क्या था आप जानते हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उसमें आप वाइस चांसलर, वहाँ पर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन है। उनके तमाम डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सौंप दिए गए। तो अब आप देखिए, जैसे ही मुश्किल सवाल किया जाता है तो तुरंत जवाब ये आ जाता है कि इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ये सारे आतंकवादी इतने साल से वहां काम कर रहे थे, उनके कमरों में बैठकर साजिशें रच रहे थे, डायरियों में बैठकर अपनी नेटवर्किंग कर रहे थे आतंकवादियों की, और अब ये कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कैसे विश्वास होगा, कैसे मान लिया जाए? एक तरफ आतंकवादी बंदूक और बम से आतंकवाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवाद का एक नया चेहरा बन रहे हैं। अब आतंकवाद के तरीके बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, एक जमाना था जब आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर खून बहाते थे, गोलियां चलाते थे। आपने ये तरीका भी देख लिया जहां आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों का खून बहा रहे हैं। लेकिन अब आतंकवादी लोगों को जहर देकर भी मार सकते हैं, कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। उनका मकसद है लोगों की हत्या करना, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, चाहे कैसे भी।
आतंकवादी अब बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी इनका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना, चाहे खून बहाकर की जाए या फिर किसी और तरीके से। आज हम एक डॉक्टर की ऐसी ही खतरनाक साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आपको हैरान तो ये खबर करेगी, लेकिन साथ ही आपको सावधान भी करेगी। गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को अहमदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों में एक डॉक्टर था और वो है 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जो एक जनरल फिजिशियन है। दूसरा है 20 साल का आजाद सुलेमान शेख और तीसरा है 23 साल का मोहम्मद सुहेल। इन तीनों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शामली से गिरफ्तार किया गया। इनकी पढ़ाई लिखाई एक मदरसे में हुई है, यानी यहां भी आतंकवाद में मौलाना, मदरसा और डॉक्टर के तार आपस में जुड़ रहे हैं। इन सारे पढ़े लिखे युवाओं को मदरसों में ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मौलाना इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एटीएस ने जब डॉक्टर अहमद को गिरफ्तार किया तब इसके पास से कुछ हथियार और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। यह बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है। इसके पास से कैस्टर ऑयल मिला और हथियार मिले। एटीएस के मुताबिक डॉक्टर अहमद कैस्टर ऑयल से राइसिन नाम का एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश में था जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। ये जो राइसिन होता है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा बायोलॉजिकल वेपन्स में से एक माना जाता है। सिर्फ 1 ग्राम राइसिन से हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस जहर का कोई इलाज नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर डॉक्टर अहमद ने इस जहर को किसी मंदिर के प्रसाद में मिला दिया होता, किसी सोसाइटी के पानी के टैंक में मिला दिया होता, तो क्या होता? इस जहर में ना तो कोई महक होती है, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। यानी लोगों को कभी यह पता भी नहीं चलेगा कि जो खाना वो खा रहे हैं उसमें जहर मिला है, जो पानी वो पी रहे हैं उसमें जहर मिला है। और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की जान एक ही दिन में जा सकती थी। आतंकवादी डॉक्टर अहमद ने हैदराबाद से पढ़ाई की है और चीन की एक यूनिवर्सिटी से उसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। पकड़े गए तीनों आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने लखनऊ के आरएसएस के ऑफिस, दिल्ली की आजादपुर मंडी और गुजरात में नरोडा के फ्रूट मार्केट की रेकी की थी। यानी अब देश में आतंक बारूद से नहीं, बंदूक से नहीं, गोलियों से नहीं, प्रयोगशालाओं से भी फैल रहा है, लेबोरेटरीज से फैल रहा है, केमिकल्स के जरिए फैल रहा है। और इस आतंक के पीछे अब सिर्फ हाथ में बंदूक पकड़ने वाला कसाब नहीं है, बल्कि सफेद कोट में कोई डॉक्टर भी हो सकता है। अब जरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आपको नई खबर बताते हैं। पाकिस्तान में एक तरह से एक संवैधानिक तख्ता पलट हो चुका है। आपने पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें तो पहले भी बहुत देखी होंगी। तख्ता पलट पहले भी होता था, पहले भी पाकिस्तान की सेना जो है तख्ता पलट कर चुकी थी, कई बार किया है उन्होंने। लेकिन इस बार ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है। अब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन पारित हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनके अधीन तीनों सेनाएं होंगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों उनके अंडर आएंगी। अब किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई कानूनी मामलों में मुनीर के अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर कभी भी पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा। उन्हें कानूनी रूप से पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई है। यानी वो जो भी फैसले करेंगे उन पर कभी अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। इसलिए अब वो खुलकर अपने फैसले लेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब जनरल असीम मुनीर के हाथ में आ जाएगा। याद कीजिए, असीम मुनीर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल अमेरिका में दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दी थी। जनरल असीम मुनीर ने तब कहा था, अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी अपने साथ लेकर डूबेगा। आप भूलिए मत कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। यानी जो आर्मी जनरल दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार उसके कंट्रोल में हैं।
ये स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान में फिर से एक सैन्य तानाशाही का दौर आ चुका है, लेकिन इस बार ये ना तो औपचारिक है और ना ही घोषित है। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल करके उन्हें जेल में नजरबंद कर दिया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सगे भाई हैं, लेकिन इस बार असीम मुनीर ने तख्ता पलट करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी ताकत चुपचाप असीम मुनीर को सौंप दी है। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनका रोल सिर्फ नाम मात्र का है। अब शहबाज शरीफ केवल एक रबर स्टैंप है और अपनी ताकत को बचाने के लिए इस बार उन्होंने असीम मुनीर के सामने कोई कोशिश भी नहीं की। एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और असीम मुनीर जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें। और असीम मुनीर ने उनके ऊपर यही एहसान किया कि आप सरेंडर कर दीजिए और मैं आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दूंगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने भाई नवाज शरीफ के बिल्कुल विपरीत शहबाज शरीफ ने इस सैन्य कब्जे का कोई विरोध नहीं किया। इस तानाशाही, जो सेना की तानाशाही वापस आई है, इसका उन्होंने विरोध ही नहीं किया। इसलिए इनाम के तौर पर मुनीर ने उन्हें उनकी कुर्सी दे दी। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री शासन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि यह सिविल मिलिट्री शासन है। इससे पहले जितने भी आर्मी के जनरल्स ने वहां तख्ता पलट किया है वो जबरदस्ती किया है, ताकत के दम पर किया है, लेकिन असीम मुनीर पहले ऐसे आर्मी जनरल बन गए हैं जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि सारी व्यवस्था ने उनके सामने सरेंडर कर दिया और आज वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन भारत के लिए खतरे की बात है, अब हमें सीधे असीम मुनीर से डील करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज वाली रेस दिखाएंगे, जिसमें कई न्यूज चैनल्स ने फिल्म स्टार धर्मेंद्र की मृत्यु की फर्जी खबर चलाकर धर्मेंद्र को खुद, उनके परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। और अब देखिए, धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में तो न जाने कितने खलनायकों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर धर्मेंद्र को फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज हम सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अपने दौर में धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में न जाने कितने विलेन से लड़ाई लड़ी, लेकिन 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के जीवन के नए विलेन का नाम है फेक न्यूज़। अब जब धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के क्लाइमैक्स पर हैं, तो आज वो फेक न्यूज़ नाम के एक विलेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो जीवन में कभी किसी से हारे नहीं, लेकिन इस हफ्ते उन्हें और उनके परिवार को अपनी ही मौत की फेक न्यूज़ देखनी और सुननी पड़ी। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कई मीम्स वायरल हो रहे हैं जहां धर्मेंद्र अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी ही मौत की खबर न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। और भारत के मीडिया में उन्हें मृत घोषित करने की एक होड़ लगी हुई थी। हर चैनल चाहता था कि धर्मेंद्र की मौत की खबर सबसे पहले वही ब्रेक करे, और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से भारत की जनता के बीच मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आम जनता और दर्शक भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर मीडिया को किसी की मौत की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने की इतनी जल्दी क्या है?
इतनी जल्दबाजी क्यों है? धर्मेंद्र जब अस्पताल पहुंचे थे तब मीडिया 24 घंटे अस्पताल के बाहर खड़ा रहा और कल जब धर्मेंद्र को अस्पताल से शिफ्ट करके उनके घर लाया गया तब भी मीडिया के कैमरे उनके घर के बाहर 24 घंटे खड़े हैं। आज धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल ने अपने घर के बाहर खड़े मीडिया को एक अच्छा खासा लेक्चर दिया है इसी बारे में, और वो मीडिया से बहुत नाराज थे। लोकेशन भेज चुका है। माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, लोकेशन भेज चुका है। माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, तो सनी देओल का ये लेक्चर आज मीडिया के लिए था और इस बार तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि हेमा मालिनी और ईशा देओल को सोशल मीडिया पर यह लिखना पड़ा कि धर्मेंद्र जिंदा हैं, सही सलामत हैं और मीडिया उनकी मौत के बारे में झूठी खबरें ना फैलाए। इससे पहले भी मीडिया कई लोगों की मौत की खबर उनके जिंदा रहते हुए फैला चुका है। याद कीजिए वर्ष 2021 में दिलीप कुमार की मौत को लेकर भी ऐसे ही झूठी खबरें फैलाई गई थी। उस समय उनकी पत्नी सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि दिलीप कुमार जीवित हैं और ठीक हो रहे हैं। वर्ष 2019 में लता मंगेशकर जब अस्पताल में थीं तब उनकी मौत की फेक खबरें भी ऐसे ही चला दी गई थी। 2016 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की खबर भी उनकी मृत्यु से पहले ही प्रसारित कर दी गई थी। 2008 में एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग न्यूज ने एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की मौत से 3 साल पहले ही उनकी मौत की खबर छापकर श्रद्धांजलि भी दे दी। हालांकि इसके बाद ब्लूमबर्ग ने इस खबर को एक अधूरी रिपोर्ट बताते हुए डिलीट कर दिया था। असल में 24 घंटे के न्यूज चैनल्स का पूरा बिजनेस मॉडल आजकल तेजी से खबर दिखाने पर आधारित है। जो चैनल खबरें जितनी तेजी से ब्रेक करता है उस चैनल को उतना ही अच्छा माना जाता है और न्यूज चैनल्स को भी यह लगता है कि खबरों को सबसे पहले ब्रेक करने से उनके दर्शक खुश होते हैं और उनकी टीआरपी बढ़ती है। आज न्यूज चैनल्स का बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स कंपनियों की तरह क्विक होम डिलीवरी वाला हो चुका है। जैसे फूड ऐप्स ये दावा करते हैं कि वो 10 मिनट में ताज़ा खाना आपके घर पर पहुंचा देंगे और उनके डिलीवरी बॉयज अपनी जान पर खेलकर जल्दी से जल्दी आपके घर पर आपका सामान पहुंचाते हैं। वैसे ही न्यूज चैनल्स अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डालकर आपके पास ब्रेकिंग न्यूज की डिलीवरी दे रहे हैं और हर चैनल चाहता है कि उसकी डिलीवरी सबसे पहले हो। आज हम दर्शकों से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको ये तय करना है कि आप सही खबर चाहते हैं या बिजली की गति से ब्रेकिंग न्यूज चाहते हैं। अब दर्शकों को ये बताना होगा कि वो इंतजार कर सकते हैं। उन्हें न्यूज जानने की कोई जल्दबाजी नहीं है और न्यूज चैनल्स बेशक 2-4 मिनट और ज्यादा ले लें, 5-10 मिनट और ज्यादा ले लीजिए, 1 घंटा और ज्यादा ले लीजिए, लेकिन खबर सही पहुंचाइए। इसलिए आज से ब्रेकिंग न्यूज के जाल में मत फंसिए, बल्कि सिर्फ सही न्यूज का इंतजार कीजिए और एक जागरूक दर्शक बनिए। जो हमारे देश में टीआरपी है, टीआरपी रिलीज करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो सारे न्यूज चैनल्स को प्रेरित करती हैं कि वो जल्दी से जल्दी चाहे कुछ भी करके खबरें ब्रेक करें और मसालेदार खबरें दें। उसी से टीआरपी बढ़ती है। उस टीआरपी के चक्रव्यूह को अगर कोई भेद सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, हमारे देश के लोग, हमारी जनता और हमारे देश के दर्शक। जिस दिन आप ये देखना बंद कर देंगे, जिस दिन आप गति नहीं विश्वसनीयता मांगेंगे, उस दिन आपको वो मिलनी भी शुरू हो जाएगी। और इसी खबर में आपको अब दोस्ती भी मैं दिखाना चाहता हूं। जय और वीरू की दोस्ती आपने शोले फिल्म में देखी थी, यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती, और ये जय और वीरू की दोस्ती एक बार फिर से देखने को मिली। 83 साल के अमिताभ बच्चन अपने पुराने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने के लिए खुद गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचे। अस्पताल से धर्मेंद्र जब अपने घर में शिफ्ट हुए तो अमिताभ बच्चन कल खुद अपनी गाड़ी चलाकर अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए उनके घर गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। और ये भी बड़ी बात है, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जब जय और वीरू के रोल में थे तब ये दोनों मोटरसाइकिल पर आपको नजर आए थे। एक बड़ा मशहूर गाना था दोस्ती का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन खुद गाड़ी चलाकर
अपने दोस्त का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये कलयुग है, यहाँ शरीफ वही है जिनके राज छिपे हुए हैं। नमस्कार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।